लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने बायनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने पास्कल थ्योरम्स को गो थ्रू किया था। और पास्कल ट्राइंगल हमने फॉर्म किया और हमने सीखा है किस तरीके से इसके कोफिशिएंट्स आपके पास बन रहे होते हैं। ये तरीका तो हमें समझ आ गया था, लेकिन डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे अगर कोई ऐसी पावर आ जाती है, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ a + b की पावर 15। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं पास्कल ट्राइंगल के थ्रू जाता हूँ तो मुझे क्या पूरे सारे के सारे यहाँ पे जो है वो 15 तक और यहाँ पे पूरे 15 तक पूरा ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके पीछे की लॉजिक आपको समझ आ गई कि ये पावर्स किस तरीके से हमारे पास, जैसे जैसे जीरो, जैसे जीरो पहले पावर थी तो एक टर्म थी, फिर पावर 1 हुई तो दो टर्म्स हो गई, ये समझ आया। उसके बाद जो इनके बीच की जो नंबर्स आपके पास कोफिशिएंट आ रहे थे 2 3, ये कैसे आ रहा था ये भी समझ आया। लेकिन अगर कोई पावर मेरे पास बहुत बड़ी आ जाती है और उसे पास्कल थ्योरम से करूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन को जो है वो फॉर्मूले के थ्रू जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास जो होता है बेटा बायनोमियल एक्सपेंशन का, वो आपके पास क्या होता है, a + b की पावर n। ये मेरे पास है क्वेश्चन। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, n c r a⁻n−r एंड b⁻r। अब यहाँ पे ए बी आपके पास क्या चीज है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, यहाँ पे भी ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है। एन सी आर ये क्या चीज है, ये जरा समझना। एन आपके पास तो पावर है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। आर आपके पास जो होता है वो आपके पास होता है जिस जितनी वैल्यू के बारे में आपसे यहाँ पे बात की जा रही है। लेट सपोज आपसे ये कहा जाता है कि आप 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करो या आप 5 टर्म्स तक एक्सपेंड करो। ठीक है, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे किस तरीके से डिसाइड करूंगा, हमेशा याद रखना है यहाँ पे आर की वैल्यू जो स्टार्ट होती है सब्स्टिट्यूशन वो जीरो से होती है। सही है, जीरो से हमेशा स्टार्ट होती है। और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करते हो 1 2 3 एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन था 3 + x⁻³ और इसके अंदर आपसे कहता है एक्सपेंड टू फर्स्ट 2 टर्म्स। अब क्वेश्चन के अंदर उससे आपसे क्या कहा, 3 + x⁻³ है और एक्सपेंड टू फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी आपने जो है वो 2 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। तो हमें ये पता है कि a की वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे 3, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे x, ये भी समझ आती है, n भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे 3। r क्या सब्स्टिट्यूट होगा, तो r की वैल्यू हमेशा सब्स्टिट्यूशन करोगे बेटा जीरो से स्टार्ट, और 2 टर्म्स उससे मांगे तो इसका मतलब 0 और 1, ये दो सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी वैल्यूज और उसके बाद अपने आंसर को फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, जो फॉर्मूला है दैट इज NCR a⁻n−r एंड b⁻r, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब अगर मैं वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो n मेरे पास पहले क्या है, n तो है ही मेरे पास होल पावर जो 3 है, कॉम्बिनेशन यानी c आ गया और r की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट की जाएगी। a मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगेन 3 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, इस हिसाब से ये फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म बी होती है। सो 3 की पावर n−r, n−r का मतलब क्या है, 3 - 0। बी क्या है, बी की वैल्यू x है और r क्या सब्स्टिट्यूट किया है, जीरो सब्स्टिट्यूट किया है। तो 3c0, ये इसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इसके लिए फॉर्मूला भी यूज किया जाता है और कैलकुलेटर के थ्रू भी काम कर रहे होते हो। फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का जो होता है, ये फॉर्मूला मैं अगर कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल/r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल क्या चीज होती है, ये जो सिंबल है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। कहां तक करनी है, टिल 1, अप टिल 1, 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, ये एन फैक्टोरियल का मतलब है, यानी सिर्फ फैक्टोरियल का मतलब है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूं 3c0, तो एन की जगह पे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, और n−r यानी 3 - 0 का फैक्टोरियल, और r की जगह क्या आएगा, 0 का फैक्टोरियल। सही है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बाकी आपके पास a 3 - 0 = 3 और x की पावर 0 आपके पास। बाकी मैंने ये पूरा क्वेश्चन जो है ये देखो एज इट इज कॉपी किया है, सिर्फ मैंने इस 3c0 को फॉर्मूले के जरिए एक्सपेंड किया है। सही है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग कहां तक, 1 तक, तो 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 - 0 फैक्टोरियल क्या होता है,
3 के बराबर, क्योंकि 3 - 0 का आंसर 3 आएगा और 3 फैक्टोरियल का आंसर वही हो जाएगा, 3 × 2 × 1 और टाइम्स। अब ये है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का याद रखना, आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 3 की पावर क्यूब होती है 27 और x की पावर 0 का आंसर 1 होता है। कोई भी बेस हो, उसकी पावर अगर 0 है, उसका आंसर 1 है। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 × 2 × 6, 6 हो गया ये, और डिवाइड में भी 6 आपके पास, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 1 × 27 टाइम्स 1, और फाइनल आंसर आपके पास जो आ गया दैट इज इक्वल्स 27। ये मेरे पास कौन सी टर्म है, एक्सपेंड टू फर्स्ट टू टर्म्स में से एक टर्म आपके पास ये आ गई। एक टर्म कौन सी आई है, जब आपने आर की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट की। अब सेम फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करोगे, 1 सब्सिट्यूट करोगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा NCR, A की पावर N - R, B की पावर R। क्वेश्चन सेम चल रहा है, ए की वैल्यू 3 है आपके पास, गिवन है। बी की वैल्यू x है, ये भी गिवन है। n = 3 क्वेश्चन में, ये भी गिवन है आपके पास। और r अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। पहले 0 करना था, अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला ओपन करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर N - R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये मेरे पास हो गया। उसके बाद ए की पावर N - R और बी की पावर R आपके पास है यहाँ पे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो n की जगह आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 1 फैक्टोरियल। उसके बाद r की जगह 1 फैक्टोरियल। a की वैल्यू क्या है, 3 की पावर N - R यानी 3 - 1, और b की वैल्यू क्या है, x यानी 1। सही है, x की पावर r यानी x की पावर 1 हो जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 क्या होता है, 2। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है। सही है। और 3 की पावर ये हो जाएगा स्क्वायर, और हो जाएगा x। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया, 6 / 2 × 9 x। कैंसिल करोगे, 2 × 3 = 6, 9 × 3 = 27 एक्स आपके पास आ गया। अब दो आंसर्स आपको पता चल गए। उसने मांगा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उससे मांगा था एक्सपेंड टू फर्स्ट टू टर्म्स, यानी इसको आपने एक्सपेंड करना है दो टर्म्स तक। तो एक आपने जो है वो एक्सपेंड किया, तो आपका आंसर ये आ गया बेटा 27। ये एक्सपेंड हो गया, और दूसरा आंसर जो आपके पास टर्म का है दैट इज 27x। तो अब मेरे पास जो फाइनल आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 + x⁻⁴ सो 3 + x⁻⁴ में जो फाइनल आंसर आपके पास फर्स्ट टू टर्म का आया दैट इज 27 + 27x, ये आपके पास आंसर है। अब एक्सपेंशन में 3 टर्म्स भी बोल सकता है। अच्छा देखो, जब भी एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा, ये जो पावर है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपको पता है, हमेशा जब भी आप एक्सपेंड करते हो, पास्कल ट्राइंगल में हमने देखा था कि जो भी पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म मेरे पास होती है। अगर पावर 4 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 5 आएंगी। अगर पावर 3 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 4 आएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है इसमें पावर 3 है, तो इसका मतलब है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए, 4। सही है। जो भी n की पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं एक्सपेंड होने के बाद। अगर यहाँ 3 है तो कितनी आनी चाहिए, 4। अब मेरी ये दो टर्म्स तो आ गई। अगर क्वेश्चन में सिंपल ये बोलता कि एक्सपेंड द फॉलोइंग ब्रैकेट, तो आप क्या करते, 4 टर्म्स ही निकालते, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। आंसर उसके बाद नेगेटिव या गलत आंसर आएगा जो कंसिडर नहीं होगा। सही है। तो याद रखना कि एन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती है चीज, के एन की पावर क्या है। अगर यहाँ एन की पावर में 6 देता हूं और आपसे कहता हूं एक्सपेंड करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंड होने के बाद 7 नंबर ऑफ टर्म्स का आंसर आएगा एक्सपेंड होने के बाद। 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, लेकिन 7 तक आंसर आएगा। अगर वो कहता है फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, तो आप 3 निकाल के स्टॉप हो जाओगे। अगर कहता है फर्स्ट 4 टर्म्स बताओ, तो 4 टर्म्स निकाल के स्टॉप कर दोगे। जैसे क्वेश्चन में आंसर, पावर जो है एन की 3 थी, नंबर ऑफ टर्म्स 4 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। और मैं 2 के बाद रुक गया, रीजन उसका क्या था,
क्योंकि क्वेश्चन में उसने मांगी आपसे फर्स्ट टू टर्म्स ही थी, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर दो टर्म्स निकालने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गए। सही है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपसे ये कहता है 1 - x रेज टू द पावर 3। अच्छा, ये भी आपके पास पावर कितनी है, 3 मेरे पास है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है सिंपल, उसने एक चीज ये कही, एक्सपेंड द ब्रैकेट। इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूले के अंदर तो वही आपके पास आ जाएगा एनसीआर वाला, a रेज टू द पावर n - r और b रेज टू द पावर r आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास एनसीआर की जगह एन फैक्टोरियल माइनस अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि उसने कहा कि भाई पूरे ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, कितने टर्म्स तक, ये उसने नहीं बोला। जब नहीं बोला तो इसका मतलब जो भी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आनी चाहिए, यानी टोटल 4 टर्म्स यहाँ पे आएंगी। तो आर की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? तो पहले आर की वैल्यू हमेशा स्टार्ट जीरो से करोगे, एक टर्म हो गई। फिर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। फिर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। और फिर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो चौथी टर्म आ जाएगी। तो पता ये चला कि जब भी आप जो है वो 4 टर्म्स अगर मुझे चाहिए, पावर 3 है तो इसका मतलब 4 टर्म्स आएंगी। और उसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, आर की जीरो से। पहले जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर यहाँ 5 होता तो इसका मतलब था एक्सपेंड करने का मतलब 6 टर्म्स आएंगी। तो आप जीरो रखते, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते और फिर 5 टर्म्स रखते, तो टोटल काउंट करो तो ये 6 टर्म्स आपके पास हो जाएंगी। सही है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सपेंशन के अंदर वो कौन सी पावर दे रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और आर की वैल्यू कहां तक मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ ब्रैकेट के, तो मेरा आंसर यहाँ पे बेटा सिंपल क्या होगा, एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, पावर ब्रैकेट का 3 है तो एन है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले आर की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 - 0 फैक्टोरियल। उस फिर 0 फैक्टोरियल, ए की वैल्यू क्या है, 1 1। और फिर एन माइनस आर यानी 3 - 0। और फिर बी की वैल्यू है -x और आर। आर का मतलब क्या है, जीरो सब्स्टिट्यूट किया। अभी मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं आपको। अब ये मैंने कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जीरो। अब कौन सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी अब आर की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। फिर 1 फैक्टोरियल हो गया, 1 की पावर 3 - 1 हो गया और -x की पावर 1 हो गया। अब उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। फिर 1 की पावर 3 - 2 और -x की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो ये हमने 0 1 और 2 आर सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 का होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आपके पास 1 है तो 3 - 3 हो गया। और उसके बाद -x का आपका b, और b की पावर r मांग रहा है, तो इसका मतलब है 3 वो आपसे मांग रहा है। ठीक है। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो कंप्लीटली कैंसिल होगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है। और -x की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, इस पूरे का आंसर भी 1 हो गया। और 1 की पावर 3 तो इसका आंसर तो 1 ही है। तो ये कंप्लीटली 1 के बराबर है। अब सेकंड बात करेंगे, तो सेकंड के अंदर अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ 3 फैक्टोरियल को, तो आपके सामने यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, बजाय इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ×2 × 1। सही है। सिमिलरली नीचे जो 3 - 1 2 फैक्टोरियल बनेगा डिनोमिनेटर में, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 × 1। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, ये कैंसिल हो रहा है। सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होती है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। ठीक है। और -x की पावर 1 का आंसर -x हो गया, तो -3x आपके पास आ गया। अब थर्ड टर्म आपकी एक्सपेंड हो रही है, तो 3 फैक्टोरियल को अगेन ओपन करोगे, तो 3 फैक्टोरियल ओपन होके क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। डिनोमिनेटर में 3 - 2 है जिसका आंसर 1 होता है, तो 1 फैक्टोरियल का तो आंसर 1 ही आएगा। 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, तो 2 और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 3। और -1 की कोई भी पावर, सॉरी 1 की कोई भी पावर होगी तो उसका आंसर 1 होगा। और -x स्क्वायर होल जो है वो क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर। तो ये तीन टर्म्स आपके पास आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए आप क्या करोगे, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो गया, और 3 - 3 0 फैक्टोरियल विच इज 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 1। उसके बाद 1 - 1 की पावर 3 - 3 विच इज 0, और -x का होल क्यूब। तो ये तो 1 की पावर 0 1 बन जाएगा। तो आंसर सिंपल क्या आ रहा है, x³ आंसर आ रहा है, -x³। ये आपके पास तीन टर्म्स आ गई। तो आपको पता ये चल गया कि आपके पास इसकी पावर 3 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, चार हैं, 1 2 3 4, चार टर्म्स आ गई। तो मेरे पास आंसर हो गया 1 - x होल क्यूब, जो एक्सपेंड होके आपके पास हो गया। अब आंसर लिखोगे 1, फिर -3x, फिर +3x²। सो 1 - 3x + 3x², और लास्ट में -x³। ये आपके पास जो है बेटा वो एक्सपेंड हो गया, और चार टर्म्स आपके पास एक्सपेंड होने के बाद आ गई। क्वेश्चन में आपसे कहता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस ए एक्स होल क्यूब इज 54, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। अब आपने जब भी कोफिशिएंट का वर्ड इस्तेमाल होगा पेपर के अंदर, आपने ये देखना है एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है। एक्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बी, क्योंकि आपको पता है ये प्लेस जो होती है, दिस इज द प्लेस ऑफ ए एंड दिस इज द प्लेस ऑफ बी, ये आपको पता है। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, बी की प्लेस में मेरे पास एक्स आ रहा है। जब भी बी की प्लेस में आपके पास एक्स आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, NCR, A की पावर N - R और B की पावर R। क्वेश्चन अराइज होता है कि R क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो R जब भी आपके पास इस टाइप की चीज आएगी, तो R हमेशा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, जिसके बारे में बात की जा रही है। x² के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो R की वैल्यू क्या रखोगे, जल्दी से बताओ। 2 रखोगे, स्क्वायर है ना यहाँ पे, x² के बारे में बात हो रही है ना। तो R की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। यानी पता ये चला कि जब भी आपके पास x इन प्लेस ऑफ b होगा, तो r की वैल्यू हमेशा आस्क टर्म के बराबर होगी। और आस्क टर्म का मतलब है क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन के अंदर उसने x² पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि r की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करोगे वो 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर यहाँ x³ वो आपसे बोलता है, तो r की वैल्यू 3 रख रहे होते। अगर वो x की पावर 4 बोलता है, तो r की वैल्यू 4 आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते। सही है। अब बाकी फॉर्मूला एनसीआर का वही लगा दो। एन की जगह पे क्या लगाओगे, ये जो ब्रैकेट है दैट इज 3, तो आपने ये लगा दिया 3c, और आर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 2, N - R यानी 3 - 2, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, AX की पावर R विच इज 2। सही है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे ये कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज गिवन विच इज 54। सही है। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 54। तो यहां पे अगर मैं इसे देखता हूं, तो x² इस टर्म के साथ है सिर्फ, करेक्ट, ऐसा ही है मेरे पास। ये यस। मेरे पास आ रहा है 3c2, 2 × 3 - 2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा एक्सपेंड होने के बाद, अगर मैं इसे सिंपल सॉल्व करता हूँ, 3c2 कैलकुलेटर में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा ये आपके पास, और 2 की पावर 1 है, और A² x² आपके पास है। 3c2 का आंसर क्या आ रहा है, 3। 3 आ रहा है, 3c2 विच इज इक्वल्स 3। ये हो गया मेरे पास। और अच्छा, अब इसका आंसर हो गया 6 A² x²। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x² से, तो इसका मतलब इससे कंपेयर होगा। उसमें आप x² नहीं लिख सकते, ये निग्लेक्ट करोगे। क्यों निग्लेक्ट करोगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा कोफिशिएंट से ही कंपेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 A² डायरेक्टली कंपेयर होगा 54 के साथ। बात समझ आ रही है। सो 54 डिवाइडेड बाय x कितने के बराबर हो जाएगा, 9,
और ए का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव 3 आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास आप चेक करो, एक्स दोनों जगहों पे आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? एक्स कहाँ पे होगा? सिर्फ इन प्लेस ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों की जगह पे मेरे पास एक्स है। तो जब ये वाला सिनेरियो होगा, अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है। एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी रेस टू द पावर आर आपके पास रहेगा। सही है। अब इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें आप सिंपल आर छोड़कर बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 5 C R एज इट इज लिखो। ए की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और एन माइनस आर यानी 5 - R। बी की पावर क्या हो जाएगी? -2/x की पावर आर हो जाएगी। सही है। अब मैं सिंपल 5 C R एज इट इज लिखा मैंने। और एक्स की अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस रूल ये मल्टीप्लाई होते हैं पावर इंटू पावर। तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10 -2R। टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी होगा और आर से भी होगा। तो 10 - 2R हो गया। और यहां पे पावर को अलग अलग कर लो, -2 की पावर आर कर दो और 1/x की पावर आर कर लो। सही है। नेक्स्ट स्टेप होगा 5 C R, एक्स की पावर 10 - 2R, -2 की पावर आर। और ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है, इसको न्यूमिनेटर में भेज के पावर को चेंज करो। एक्स की पावर, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आर था तो न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव आर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। सही है। अब क्या करोगे? अब है थोड़ा इंपॉर्टेंट, जरा समझने वाली चीज। जो एक्स की टर्म्स हैं, जो भी एक्स की टर्म्स हैं आपके पास, ये रही, इनको आपने सिर्फ जहन में रखना है। इनकी पावर्स को, जब बेसिस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनको यही काम कर लो। 10 - 2R और -R, ये मैंने कर लिया। और थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, इग्नोर कर दो इन्हें। सिर्फ एक्स की वैल्यूज के ऊपर वर्किंग करनी है। सही है। तो बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी, 10 - 2R -R, ये मैंने लिख दिया। अब इक्वेट करवाना है, इक्वल किससे करवाना है? जिसमें क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब है यहां पे जो आप कंपेयर करोगे वो किसे करोगे? एक्स। सिंपल आप यहां पे लिख दोगे। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अगर यहाँ पे वो बोलता कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते? एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप एक्स क्यूब के साथ डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर देते। जी बेटा, कुछ लॉजिक समझ आई? बात समझ आ रही है? यस सही सर। है। अच्छा, अब आपने क्या करना है यहाँ पे से, इसकी एक्स की पावर क्या थी? 1 थी। तो एक्स की पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब बेसिस आपने जो है वो इक्वेट सेम होती हैं, पावर्स इक्वेट हो सकती है। तो ये हो जाएगा 10 - 3R इक्वल्स 1, यानी 10 - 1 = 3R। 9/3 इक्वल्स R। तो R इज इक्वल्स 3। तो अब आपको पता ये चल गया कि हमारे पूरे क्वेश्चन में R गिवन नहीं था। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पूरी सब्स्टिट्यूट करके R को छोड़ के एज इट इज, उसके बाद हमने X की बेस बनाई। उसके बाद हमने जो भी X की एक बेस बनी उसको कंपेयर कर दिया क्वेश्चन से। फिर पावर और पावर इक्वेट करवा दी नीचे लाके। ये इक्वेट हो गई। अब आर की वैल्यू पता चल गई। जब आर की वैल्यू पता चल गई, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? अपनी मेन इक्वेशन में, जहां पे यहाँ पे तुमने थोड़ी देर के लिए जहां इग्नोर किया था इन सारी वैल्यूज को, यहाँ पे आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो 3 सब्स्टिट्यूट करोगे इन शॉर्ट। तो ये हो जाएगा 5 CR की जगह 5 C 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक्स की पावर 10 - 2R। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 10 - 2 × 3। x 10 - 2 × 3 हो गई। उसके बाद आपके पास -2 की पावर आर है, यानी -2 की पावर 3 हो गई। उसके बाद क्या है? एक्स की पावर -R, यानी एक्स की पावर -3 आपके पास आ गया। अब आपने सॉल्व किया, तो 5 C 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 5 C 3, 10। विच इज इक्वल्स 10। एक्स की पावर 6, -2 का क्यूब इज -8, और एक्स की पावर क्या आ गई? -3।
तो -80, और बेसिस सेम है अगेन। जब बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो 6 - 3 = 3। उसने क्या मांगा था? कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 3 × 2 = 6, ये 4 है, सॉरी, ये 4 हो गया। तो 4 - 3 क्या हो गया? पावर 1 हो गई। सही है। उससे क्वेश्चन में क्या मांगा था? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट बताओ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -80। तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -80। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन के अंदर बेटा कहता है वर्क आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ पी -2x रेज टू द पावर होल क्यूब, गिव योर आंसर्स इन द टर्म ऑफ पी। सही है। उससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपसे मांगा है। अब एक्स आपने देखना है, एक्स कहां पर है? एक्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन प्लेस ऑफ बी है, बी की जगह पर है। तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली आर की जो वैल्यू है वो क्या रख सकता हूं? जिसके बारे में पूछा गया एक्स स्क्वायर के बारे में, तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास, यानी 2 जो उसकी पावर है, वो मेरी आर की वैल्यू हो जाएगी। आर की पावर क्या हो जाएगी? 2। अगर यहाँ पे वो एक्स की पावर 5 बोलता, तो आर की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाती? 5 हो जाती। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, NCR, a रेस टू द पावर n - r एंड b रेस टू द पावर r। सो n की जो वैल्यू है दैट इज 3, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। c, r की जगह इस 2 आ जाएगा। a की वैल्यू p, 3 - 2 = 1, और b की वैल्यू -2x, और फिर पावर क्या हो जाएगी? r की 2 हो जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आपके पास यहाँ पे 3c2, उसका आंसर आपके पास 3 होता है। देन आपके पास यहाँ पे p हो गया। ठीक है, क्योंकि p की पावर 1 p हो जाएगा, और -2x होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों टर्म्स पे लगेगी, -2 पे भी तो 4 हो जाएगा, और x पे लगेगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 3 12 हो गया, px स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने क्या मांगा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट, थोड़ी देर के लिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर जो है ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट मुझे चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या है? जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 12p। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा।